हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम स्टार्ट करने अपनी फार्माकोलॉजी के थर्ड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, लोकल एनास्थेटिक एजेंट। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि जो लोकल एनास्थेसिक और जनरल एनास्थेसिक, इसी दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमारे जीपेट में भी फंसते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे फार्मेसी एग्जाम में भी इन दोनों में से एक ना एक पूछ लिया जाता है। तो आज के जो टॉपिक हमारा क्या है, लोकल एनास्थेटिक एजेंट। तो लोकल एनास्थेटिक एजेंट को समझने से पहले हमको ये समझ पड़ा कि एनास्थीसिया क्या होता है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर कैसे वर्क करता है। तो एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी में इनसेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि कुछ भी आप फीलिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ना आपको पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो ना आपको रफनेस होगी, ना आपको खाज खुजली वगैरह कुछ भी नहीं होगा। मतलब क्या है, आप एक मतलब जैसे लोग कोमा में चले जाते हैं, सेम उसी प्रकार से आपकी कुछ ऐसी मनोदशा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया का क्या मतलब होता है, किसी एक पार्टिकुलर टिश्यू पे या किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गन पे या किसी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया पे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरा हैंड है ये, यहाँ पे हमको यहाँ पे कुछ हो गया, जैसे मान लीजिए कि फोड़ा हो गया या कुछ हमको सर्जिकल ट्रीटमेंट देना है, तो हम इसको केवल हमको एनेस्थीसिया करना है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोकल एनेस्थीसिया यूज करेंगे। अगर वहीं हमारी हार्ट की सर्जरी करनी है, लीवर की सर्जरी करनी है, तो हम क्या वहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये लोकल और जनरल का मतलब समझ आओ। लोकल का मतलब क्या होता है, एक इंडिविजुअल या स्पेसिफिक सरफेस को एनेस्थेटिक करने के लिए हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का यूज करते हैं, और वहीं पूरी होल बॉडी को एनेस्थेटिक करने के लिए हम जनरल एनेस्थेटिक एजेंट का यूज करते हैं। तो ये हो गई हमारी एनेस्थीसिया के बारे में, लोकल एनेस्थीसिया के बारे में। अब ये जान लेते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक एक ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं व्हिच रिवर्सिबली ब्लॉक। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से देखना है, ये रिवर्सिबली ब्लॉक होता है। अगर ये रिवर्सिबल ना होता तो आपको कंटिन्यूटी कर लेके एनेस्थीसिया कर देता, तो वहाँ पर आपका चाहे पेन मतलब कुछ भी चुभ जाता, फोड़ा फुंसी कुछ भी हो जाता है, कोई भी सर्जरी करते तो जिंदगी भर के लिए आपका क्या होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका कोई भी मतलब आपको फीलिंग होती ही ना। तो ये तो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर बाई चांस आपको वहाँ पे फोड़ा हो गया, तो आपको दर्द नहीं हो रहा, तो आप दवा नहीं खाएंगे, उसकी दवा नहीं कराएंगे, तो धीरे धीरे चल के वो नासूर बन जाएगा, जिसको बोलते हैं कैंसर। तो कैंसर आपको एक लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा, मतलब आपको मार डालने के लिए बहुत हो जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। एंड ब्लॉक द कंडक्शन, कंडक्शन इंपल्स हमने पढ़ा था अभी जस्ट, हमने जो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन पढ़ा था, वहाँ पे हमने कंडक्शन इंपल्स के बारे में पढ़ा था, कैसे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, कैसे वो प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट से निकल के और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जंक्शन से निकल के पोस्ट सिनेप्टिक में बाइंड होते हैं, वो हमने कंडक्शन में देखा था। तो आप कंडक्शन को क्लियर करने के लिए वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। इन ऑल न्यूरोनल आर्गन, मतलब सभी न्यूरोनल आर्गन में जो होते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपको जो सेंसेशन होता है बॉडी के अंदर, सेंसेशन होता है किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पर, वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस होने का क्या मतलब है कि आपका वहाँ पे सेंसेशन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा किसी एक इंडिविजुअल सरफेस पे, और उसका रिजल्ट क्या होगा, आप पेन फ्री हो जाएंगे, मतलब आपको कोई दर्द नहीं होगा, आपका शरीर डिप्रेस हो जाएगा, आपको अगर कोई मतलब कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है या पैरालिसिस हो रहा है, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। अब कुछ इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो लोकल एनेस्थीसिया की आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी हम उसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या मेडिकल लैब में हम इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इट शुड बी पोटेंट। पोटेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे पोटेंसी आपने सुनी होगी कि उसकी पोटेंसी, इसकी कंसंट्रेशन इतनी है, तो जो उसकी पोटेंसी होनी चाहिए वो एकदम मतलब एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद शुड नॉट बी नॉन इरिटेटिंग। कहने का मतलब क्या है, ये नॉन इरिटेटिंग होनी चाहिए, मतलब कहने का ये आपके अगर सेल सरफेस पे लगाया जाए तो कोई भी वहाँ पे इरिटेशन नहीं होना चाहिए। शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉट कॉज एनी परमानेंट डैमेज। कहने का मतलब क्या है, परमानेंटली नहीं होना चाहिए और ये टॉक्सिक भी नहीं होना चाहिए। शुड हैव लेस सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी। अगर इसके अंदर कोई भी प्रकार की टॉक्सिसिटी पाई भी जाती है बाई चांस, तो वो बहुत ही कम मात्रा में होनी चाहिए। शुड बी स्टेराइल एंड स्टेबल, मतलब वो स्टेराइल फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल सके। एंड शुड प्रोवाइड रिवर्सिबल एक्शन, और ये रिवर्सिबल एक्शन प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ तक हमने आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लिया। अब मेन चीज जो हमारी आती है वो आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है हम दो टाइप से देख सकते हैं, बेस्ड ऑन द केमिकल मॉइटी और उसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। तो बेसिक मतलब हम उसके मॉइटी के आधार पर हम कैसे बांट सकते हैं, जैसे एमाइड टाइप के होते हैं, ईस्टर टाइप के होते हैं, मिसलिनियस का। इसका मतलब क्या है, या तो उसमें
एमाइड और ईस्टर दोनों पाए जाएंगे या तो दोनों नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एमाइड टाइप में आता है इंटरमीडिएट एक्टिन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटरमीडिएट एक्टिन क्या होते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिन ऐसे होते हैं जो कि इंटर का मतलब क्या है, बीच की अवस्था को कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोलॉन्ग्ड एक्शन 4 घंटा है, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन आधा घंटा है, तो ये ना आधा घंटा आपको एनेस्थीसिया रखेगा ना 4 घंटा रखेंगे, ये आपको कितना रखेगा 2 घंटा करेगा। इसलिए उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, जिसमें से आता है लिडोकोइन आता है, मेपिवैकेन आता है एंड प्रिलोकोइन आता है। तो ये हमारी पोटेंट ड्रग होती है लोकल एनेस्थेटिक की, बेसिकली जनरली हमको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, मतलब जो कि हमको काफ़ी टाइम के लिए इसका जो एक्शन होता है हमारी बॉडी के ऊपर वो रिमेन रहता है। रिमेन का कहने का मतलब क्या है, आपकी बॉडी पर एक्चुअली वो दिखाता रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बुपिवैकेन हो गया, लीवोबुपिवैकेन हो गया, इटोडोकाइन हो गया एंड डाइबुक्राइन हो गया। तो ये सारे जो एजेंट्स हैं आपको याद करते हुए भी चलना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में भी ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है ईस्टर टाइप में। ईस्टर टाइप में सबसे पहला आता है हमारा इंटरमीडिएट टाइप, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में हमारा आता है कोकेन। कोकेन आपने बहुत लोगों ने सुना होगा और बहुत लोगों ने मूवी में देखा होगा कि वो कोकेन का यूज करते हैं, जैसे जो नशायुक्त पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो हमारा एनेस्थेटिक एजेंट होता है। और लॉन्ग एक्टिव में टेट्राकेन आ जाता है, वहीं शॉर्ट एक्टिव में प्रोकेन हो जाता है। प्रोकेन आप जनरल सब जगह देख सकते हैं, जैसे जब लोकल सर्जरी करते हैं, जैसे आपको फोड़ा हो जाता है, फुंस हो जाता है, तो वहाँ पे हमको प्रोकेन या बेंजोकेन का यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल के तौर पे हमारा क्या जाएगा, प्रोपैराकेन हो जाएगा। उसके बाद क्लोपोराकेन हो जाएगा। मतलब जो ये क्लोरोप्रोकेन है ये हमारी जनरली यूज नहीं की जाती है, क्योंकि ये हमारी थोड़ी सी ज़्यादा मतलब टॉक्सिक इफेक्ट्स शो करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद बेंजोकेन जो इसको जनरली हम यूज करते हैं। उसके बाद इसमें जो मिसलिनियस ना, तो इसमें एमाइड ग्रुप पाए जाएंगे ना इसमें ईस्टर ग्रुप पाए जाएंगे। उसमें जो है पहला जाएगा प्रोमॉक्सिन आ जाएगा, फिर डाइक्लोनिन आ जाएगा, फिर ऑक्साथायाजीन हो जाएगा, ठीक है। ये सब होती हैं। अगर उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर क्लासिफिकेशन दें तो ये हमारी दो टाइप की होती है, एक सरफेस एनेस्थीसिया होती है, एक इंजेक्टेबल। सरफेस एनेस्थीसिया का मतलब होता है किसी आप जैसे डर्मेटो मतलब डर्मिस पे आपको लगाना, किसी स्किन पे लगाना, तो ये सरफेस एनेस्थीसिया हो गई। और इंजेक्टेबल का मतलब क्या है, आपको वहाँ पे सुई लगा के इसको इंजेक्ट करके अंदर आपके मसल्स में दी जाएगी, उसको बोलते हैं इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया। तो सरफेस एनेस्थीसिया में हमारे दो टाइप के होते हैं, एक लोअर पोटेंसी की होती है, एक इंटरमीडिएट पोटेंसी की होती है, एक हाई पोटेंसी की होती है। तो लो पोटेंसी में मतलब प्रोकेन आता है, क्लोरोप्रोकेन आता है। उसके बाद इंटरमीडिएट में लिडोकेन आता है, प्रोलिकेन आता है। ये सभी हम पिछले अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद हाई पोटेंसी में टेट्राकेन आ जाता है, बुपिवैकेन आ जाता है एंड डिब्यूकेन आ जाता है। वहीं इंजेक्टेबल में आता है कोकेन आ जाता है, लिडोकेन आ जाता है, टेट्राकाइन आ जाता है, और इनसोल्यूबल में हमारा जाता है बेंजोकेन आ जाता है, ब्यूटाबिन हो जाता है। ये तो हमारी क्लासिफिकेशन हो गई। जब हमारा थ्योरी बेस्ड एग्जाम होता है तब इसको लिखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के ऊपर हमको नंबर उठता है। अब मेन चीज जो आता है इस पूरे सब मतलब हमारे लोकल एनेस्थीसिया को सबसे ज़्यादा समझने के लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर आप इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ गए तो समझ लीजिए कि जितने भी टाइप की कैटेगरी की हमारी एनेस्थेटिक ड्रग होती है सबका सब आप समझ जाएंगे। तो जो लोकल एनेस्थीसिया होती है वो क्या करती है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ये क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देती है। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ये दिमाग लगाना है कि ये किस पे हमारे सोडियम चैनल पे हमारा इफेक्ट करेगी, और सोडियम चैनल पे हमारा क्या करेगी, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लेक्स नहीं हो पाएगा, मतलब उसके अंदर। अभी हम आगे इसको देखते हैं। और ये क्या कर देंगे, जब हमारा सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो वहाँ पे इम्पल्स कंडक्शन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में हमने यही पढ़ा था, जब हमारे किसी भी चैनल से किसी भी आयंस का इन्फ्लेक्स होता है या इफ्लेक्स होता है तभी वहाँ पे हमारा कंडक्शन होता है। दिस कॉल्ड एनेस्थेटिक एजेंट। और ये क्या होते हैं, अनकॉन्शियसनेस। अब यहाँ पे हम मैकेनिज्म समझते हैं। ये आप देखिए ईसीएफ आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका ईसीएफ है, ये हमारा क्या है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे क्या पाए जा रहे हैं, हमारे चैनल पाए जा रहे हैं। कौन सा चैनल है, सोडियम चैनल है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका ब्लॉकर लगा हुआ है, तो ये ब्लॉकर हमें अभी के लिए क्या है, बंद है। अगर ये ब्लॉकर बंद है तो हमने जैसे कि हम स्केलेटल मसल रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था, अगर सोडियम हमारा आयन चैनल से इन्फ्लक्स करके बाहर की तरफ जाता है तो यहाँ पर हमारे जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। इसीलिए यहाँ पर इसको क्या होता है, रेस्टिंग पोजिशन पर लिया, मतलब कहा गया है इसको। क्यों, क्योंकि ये रेस्टिंग पोजीशन पे इसलिए क्योंकि इसमें भी किसी भी चैनल का या किसी भी आयंस का इन्फ्लेक्स देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपके एक रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया रिसेप्टर, और इसी रिसेप्टर के एक ब्लॉकर लगा होता है। और जब इस एनेस्थीसिया पर, इस रिसेप्टर पे हमारा कोई एनेस्थेटिक एजेंट आके जुड़ जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा, इसको यहाँ से ब्लॉक कर देगा। अभी इसको आगे समझते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि ये सोडियम चैनल है, सोडियम चैनल ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लेक्स नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, रेस्टिंग पोजीशन हो जाएगी। अब दूसरे डायग्राम में देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए कि जो इसका बैरियर है, ठीक है, जो ये बैरियर है ये खुल गया,
ठीक है। अब जब ये खुल गया तो सोडियम चैनल से हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम आयन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आने लगेगा और ये यहाँ पर इन्फ्लक्स इफ्लक्स की प्रक्रिया होने लगेगी और यहाँ पे 40 मिली वोल्ट का जो करंट होता है वो यहाँ पे जनरेट होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आयन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होने लगेगा। तो अब इसको कहते हैं एक्टिवेशन साइड। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर सोडियम चैनल से अगर हमारा सोडियम इफ्लक्स होकर बाहर की तरफ निकलता है तो वहाँ पे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। इसको बोलते हैं स्केलेटल मसल रिएक्शन में हमने पढ़ा था। तो ये हो गया हमारी एक्टिवेशन साइन। अब यहाँ पर मेन आता है कि अब हमारी जो लोकल एनेस्थीसिया एजेंट है, जैसे लोकल एनेस्थीसिया एजेंट है या लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, वो जब इस रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगी, किस हिसाब से, लोकल एनेस्थीसिया रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगी, तो करेगी क्या, ये क्या करेगी कि ये जो पाया जाता है इसको बढ़ा के इसमें जो आयन चैनल लगे हुए हैं ये अपना तो गेट खोला रहेगा, इसका गेट खुला रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे ब्लॉकर लगे हुए ब्लॉक कर देगा, जिसके वजह से जो सोडियम का तो हमारा इन्फ्लक्स होगा लेकिन इस मेम्ब्रेन को यह क्या करेगा, परमिएबल नहीं कर पाएगा, क्या मतलब पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सोडियम का जो इन्फ्लक्स है वो नहीं हो पाएगा और फिर से वो पीछे की तरफ हमारी निकलती चली जाएगी। तो ये होता है लोकल एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर ये आपको समझ में आया तो इसी वक्त कमेंट कर दीजिएगा जा करके और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यही चीज़ जो मैंने वहाँ पे बताया हुआ कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकल टर्म में हमने लिखा हुआ है, तो इसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सोडियम चैनल कंटेन एन एक्टिवेशन गेट, जैसे कि हमने देखा था हमारा एक एक्टिवेशन गेट कंटेन किया करता है, कहाँ पर, उसके एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड पे कंटेन किया होता है, एंड इंट्रा सेल्यूलर इनएक्टिवेटेड गेट भी हमारा वहाँ पे कंटेन किया होता है। अब देखिए 3 पोजीशन वहाँ पे बताई मैंने, रेस्ट पोजीशन, एक्टिवेटेड पोजीशन एंड ब्लॉक स्टेट। ठीक है, तो रेस्ट पोजीशन पे क्या था, सोडियम आयन चैनल हमारा क्या था, उसका जो गेट होता है वो क्लोज्ड होता है। एक्टिवेटेड साइड में था क्या था, उसका जो गेट होता है वो क्या होता है, खुला होता है और वहाँ पे डीपोलराइजेशन होने लगता है और 40 मिली वोल्ट का वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी करंट हमारे निकलने लगती है। यहाँ पे -40 कर लीजिए, 40 नहीं -40 कर लीजिए। ठीक है, बाई ओपनिंग द सोडियम आयन चैनल, मतलब सोडियम आयन चैनल के ओपनिंग होने के कारण। अब ब्लॉक स्टेट में क्या होता है कि जब ड्रग आपके लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर से जाकर बाइंड कर जाती है तो वो क्या कर देता है, एक बैरियर लगा देता है, जिसको क्या करता है, जो सोडियम का डीपोलराइजेशन होता है वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है और वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा जो सोडियम होता है वो फिर से हमारे ECF की तरफ भागने लगता है और वहाँ पर हमारा जो लोकल एनेस्थीसिया हो जाता है, मतलब हमको अनकॉन्शियसनेस कॉज करा देता है, जिससे कि हमारे जो भी पेन होता है, जो भी दर्द होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है या पैरालिसिस होती है वो हमारे बॉडी के अंदर हमको महसूस नहीं होती, लेकिन वो एक्चुअल में होती रहती है। तो ये हो गई इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अब इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें, क्योंकि हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट पर फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसके हमारे बॉडी के ऊपर, डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर क्या क्या इसका इफेक्ट होगा, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले ये सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब कहना है कि सिस्टमिक इफेक्ट जो होता है वो क्या क्या कॉज करेगा। जैसे सिस्टमिक में आपका CNS आ जाता है, CVS आ जाता है। तो CNS में जैसे अगर ये CNS पे अटैक किया, मतलब लोकल एनेस्थीसिया अगर आपका CNS पे अटैक किया तो क्या करेगा, दे स्टिमुलेट दिस सेल, मतलब क्या करेंगे, ये जो हमारे सेल्स होंगे उसको स्टिमुलेट कर देंगे और क्या प्रोड्यूस रेस्टलेस ट्रिमर ETC, क्या करेंगे कि आपको रेस्टलेस कर देंगे। रेस्टलेस का मतलब, रेस्ट का मतलब आपको क्या होता है कि एकदम आराम से, और लेस का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल आराम से नहीं। तो ये क्या कर देंगे, आपको थोड़ा सा घबराहट, चिंता यहाँ पे होने लगेगी। उसके बाद हमारा CVS पे, मतलब कहने के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका क्या असर होता है, डेसो डिप्रेशन, क्या कर देंगे, जो हमारा कार्डियक स्टिमुलेट सिस्टम होता है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वहाँ पे डिप्रेशन कर देंगे, जिसकी वजह से हमको हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया या कार्डियक एरिथमिया हमको ये कॉज होने लगेगा। और वहीं अगर स्मूथ मसल्स पे जाकर ये अटैच करते हैं या स्मूथ मसल्स पे इसका क्या इफेक्ट होगा, ये उसको क्या कहते हैं, रिलैक्स कर देते हैं स्मूथ मसल्स की, क्योंकि वहाँ पे स्केलेटल मसल रिलेजन में हमने पढ़ा था कि ये जब सोडियम चैनल से हमारा सोडियम आयन हमारा डीपोलराइज हो जाता है तब हमारे मसल्स में क्या कॉज होता है, कॉन्ट्रिक्शन कॉज होता है। और चूंकि यहाँ पे वो डीपोलराइज नहीं हो पा रहा है तो इसलिए हमारे मसल्स में यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब इसका लोकल इफेक्ट, अपने सिस्टमिक इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया। अब इसका लोकल इफेक्ट क्या होता है, लोकल इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि जैसे इंडिविजुअल स्तर पर, जैसे आपके हाथों पे, उंगलियों पे या आपके चेहरे पर क्या हाव भाव आएगा, ये हमारा होता है लोकल इफेक्ट। तो क्या करेगा, ये सेंसरी नर्व को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब भाई देखिए, सेंसरी नर्व क्या करती है कि जैसे ऑर्गन पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरा हैंड है, यहाँ पर मैंने पिन चुभोया,
ठीक है, बहुत तेजी से मैंने चुभोया पर जल्दी से उठ गए, ठीक है। वहाँ से हमारा क्या, इसने सिग्नल पहुँचाया ब्रेन के पास, भैया यहाँ पे क्या हो रहा है कि पिन चुभाया जा रहा है, यहाँ आपको दर्द हो रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि यहाँ से हमको, यहाँ पे हमने पिन चुभाया और ब्रेन तक हमारे चला गया सिग्नल कि यहाँ पे कोई पिन चुभा रहा है, तो उस सेंसरी को यह क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इसलिए जब हम आपको कोई भी मतलब इंजेक्शन लगाया जाता है या आपकी कटिंग की जाती है, ड्रेसिंग की जाती है, तो आपको उतना मतलब एहसास नहीं हो पाता है। उसके बाद दे रिड्यूस द रिलीज ऑफ द एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन को कम कर देता है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन आपने पढ़ा होगा कि जब किसी रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं स्मूथ मसल्स पे या स्केलेटल मसल्स पे, तो ये वहाँ पे कॉन्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, और जब वहाँ पे एसीएच का जो रिलीजन होगा वो कम हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारा रिलैक्स मोड हो जाएगा। और रिलैक्स मोड में होने का क्या मतलब है कि हमको पेन वगैरह हमको मतलब क्या हो जाएगा, एहसास नहीं होगा या फील नहीं होगा। दे ब्लॉक फाइबर, मतलब क्या होगा, फाइबर नर्व क्या होती है, जो कि हमारे ब्रेन से होकर क्या क्या करते हैं, हमारी ऑर्गन के ऊपर हमारी मतलब इफेक्ट शो कराती है, उसको ब्लॉक कर देंगे। व्हिच आर रेस्ट ऑन साइड फॉर द पेन टच ईटीसी। तो ये सब हमारे हो गए इफेक्ट के बारे में, सीबीएस के बारे में, ठीक है, मतलब उसके जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। अब उसके बाद जनरल एडवर्स इफेक्ट, अगर आपसे कोई भी एडवर्स इफेक्ट पूछा जाए किसी भी एनेस्थीसिया का, तो आपको वहाँ पे दो चीज़ बहुत अच्छे से, क्योंकि जो लोकल एनेस्थीसिया होता है वो डीपोलराइजेशन को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। तो इसका मतलब ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, कार्डियक रिदमिया, ये आपका तीन क्या हो जाएगा, मान लीजिए एकदम मतलब कि ब्रह्मास्त्र हो जाएगा कि इसको आपको तीनों को लिखना ही लिखना है। अब उसके ऊपर से भी अगर आप कुछ याद कर सकते हैं, जैसे सीएनएस मेस्टिफिकेशन, जैसे यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब क्या, आपके जो मतलब जैसे दिमाग में आपके ब्रेन में आपके, उसके बाद आपको हाइपर सेंसिटिविटी भी कॉज कर सकता है। इसका जनरल एडवर्स इफेक्ट यही है। अब आती है ड्रग्स, ठीक है, मतलब कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर यूज किया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया में यूज किया जाती है। तभी हमने क्लासिफिकेशन देखा था, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था। अब हम ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं, वही क्लासिफिकेशन से यहाँ पे ड्रग्स मैंने उठाया हुआ है, और एक एक मतलब हर एक में एक एक ड्रग्स का एग्जाम्पल देते हुए उससे रिलेटेड ड्रग के बारे में आपको बताते जाएंगे, जिससे कि अगर रिलेटेड ड्रग के बारे में पूछा जाए तभी आप यही जनरल प्रोसीजर आप वहाँ पे लिख सकें। तो ये क्या, पहले जो टाइप होते हैं एमाइड टाइप की होते हैं, ये क्या होते हैं, एसिटानिलीन की हमारी क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिडोकेन। तो अब लिडोकेन के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, थेरेप्यूटिक यूजेस क्या होता है। तो ये सब हमारी फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आती है। अगर वही ये मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत आप पढ़ेंगे तो केवल उसका स्ट्रक्चर, उसका थोड़ा सा फार्माकोकाइनेटिक्स, उसका मेटाबॉलिज्म आप पढ़ेंगे, और किस रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करता है ये पढ़ेंगे बस। और अगर हमको फार्माकोलॉजी पढ़नी है तो हमको थोड़ा इसमें डिटेल के अंदर जाना होगा। जैसे लिडोकोन मोस्ट वाइडली यूज इन एज ए लोकल एनेस्थीसिया, मतलब जो लिडोकेन होता है उसको आप मोस्टली यूज करते हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, मतलब किसी भी सेल को जल्दी से पेनिट्रेट कर सकता है, और क्या कर देगा, अगर उसका रैपिड एक्शन है या रैपिड पेनिट्रेशन एक्शन है, तो उसका जो एक्शन होगा आपकी बॉडी के ऊपर किसी भी इंडिविजुअल सरफेस पे जो एक्शन होगा वो आपका रैपिड एक्शन शो करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मोस्ट वाइडली यूज्ड लोकल एनेस्थीसिया। अब उसके बाद अगर इसके हम फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। तो फार्माकोकाइनेटिक्स की क्या हो जाएगा, जो लिडोकोन हो जाएगा वो आपके जीआईटी में एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत जल्दी से, एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी ये एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए आपको ब्रोंकोस्पाज्म इसका एक आप और एडवर्स इफेक्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये कहाँ से बाइंड करती है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन पर ये आकर बाइंड करती है, इसका मतलब ये कुछ एसिडिक टाइप की ड्रग होती होंगी। एंड मेटाबोलाइड इन लीवर बाई साइटोक्रोम फास्फेट 450 एंजाइम, ये हमारा एंजाइम होता है जिसका आपने बायोट्रांसफरेशन या मेटाबॉलिज्म में आपने पढ़ा होगा, और जिसका एलिमिनेशन होता है वो यूरिनेशन के थ्रू होता है। इसका मतलब ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। उसके बाद इसका थेराप्यूटिक यूज, मतलब लिडोकेन का थेराप्यूटिक यूज, तो ये सरफेस एनेस्थीसिया के तौर पर यूज करते हैं। अभी हमने क्लासिफिकेशन में देखा। यूज फॉर द इन्फिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे नर्व गैंग्लियोनिक होते हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं। दे में भी ओपियोइड एनाल्जेसिक, ये ओपियोइड एनाल्जेसिक जैसे मॉर्फिन होती है, ठीक है। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या करती है कि आपको डायरेक्टली वो किसी भी मतलब क्या कहते हैं एडवर्स इफेक्ट उसका बहुत कम होता है, वो आपके सीएनएस को डिप्रेस करके आपके अंदर जो भी पेन वगैरह होगा उसको कम कर देती है। एंड यूज एट डेंटल एनाल्जेसिया, और डेंटल एनाल्जेसिया की तरह भी इसको यूज किया जाता है। उसके बाद कुछ इसमें
रिलेटेड ड्रग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अगर इस ड्रग्स के बारे में आपको पूछा जाता है तो आपको जैसे मैंने लिडोकेन बताया सेम ये चीज़ उसी तरह का आपको इसमें लिख देना है। वो कौन कौन सी ड्रग है वो में आती है, मीपीवेकेन आता है, प्रिलोकेन आता है, बुपीवेकेन आता है एंड रोपीवेकेन आता है। तो ये सारी हमारे जनरल ड्रग होते हैं जो कि लिडोकेन से हमारे रिलेट करती हैं, तो वहाँ पर भी आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब क्या होता है, जिनका जो एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है आपके बॉडी के ऊपर बहुत ही कम समय के लिए, जैसे आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, या आधे घंटे से कम ही के लिए, जैसे 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, इसी सब के लिए। ठीक है, तो इसमें जो एजेंट होता है पहला हमारा समझ लीजिए प्रोकेन। तो हम प्रोकेन का एग्जांपल लेके उसका फार्माकोकाइनेटिक थेराप्यूटिक यूज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। प्रोकेन होता है, इसको सबसे पहले मतलब ये सबसे पहला लोकल एनेस्थेटिक एजेंट था जिसको सिंथेसिस किया गया था। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा था जिसको सिंथेसिस किया गया था, तो आपको यहाँ पे प्रोकेन ऑप्शन लगाना होगा। तो आप प्रोकेन के बारे में जान लेते हैं कि एक नाइट्रोजन डेरिवेटिव होता है। नाइट्रोजनस का मतलब क्या होता है, इसमें हमारी कोई ना तो कोई नाइट्रोजन एटम लगा, चाहे वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ लगा हो, चाहे हमारे एलिसाइक्लिक रिंग के साथ लगा हो, या किसी भी डेरिवेटिव के साथ लगा हो। एंड ये हमारे गाबा का डेरिवेटिव भी होता है और इसका जो सॉल्यूशन हो मतलब सॉल्युबिलिटी होती है वो वाटर में ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये फ्री सोल्यूबल इन द वाटर होता है। उसके बाद क्या होता है, जो प्रोकेन होता है वो सरफेस एनेस्थीसिया की तरह यूज नहीं किया जाता है, इसको इंजेक्टेबल लिया जाता है, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में देखा था। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो प्रोकेन को हम डायरेक्टली हम सरफेस एनेस्थीसिया के तौर पर ना यूज करके हम उसको इंजेक्टेबल लेते हैं, तो ये इसलिए हमारे ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो जो प्रोकेन होता है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एफिड्रिन के साथ हमारे कहाँ पे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। उसके बाद आता है पोले एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मूथ मसल्स, मतलब स्मूथ मसल्स में इसका बहुत ही जल्दी पेनिट्रेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। एंड रेपिडली हाइड्रोलाइज बाय द लीवर, और लीवर के द्वारा रेपिडली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो नेचर होता है, जो इनका एक्शन होता है वो हाइड्रोलाइजेबल ही होता है। उसके बाद इसका थेराप्यूटिक यूज के बारे में देख लें तो यूज फॉर द इन्फिल्ट्रेशन, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, ये तो हम अभी भी देख चुके हैं। एंड आल्सो यूज फॉर द सेंट्रल नर्व ब्लॉकिंग एजेंट, मतलब कहीं कहीं पे इसका जनरल एनेस्थीसिया की तरह भी इसका यूज किया जा सकता है। वहीं अगर इसकी थेराप्यूटिक एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, हाइपरेथमिया, नोजिया, ये सब कॉज कर सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे इंटरमीडिएट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, जिसमें हमारा आता है कोकेन। तो कोकेन आपका क्या था, इंटरमीडिएट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक आता है हमारा इंटरमीडिएट एक्टिंग लोकल एनेस्थीसिया। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है कि जो इसका एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा रिमेन होगा बहुत ही कम समय के लिए, नियर अबाउट 1 आवर या 2 आवर। ठीक है, कोकेन इसमें एग्जाम्पल आता है। जो कोकेन होता है वो एक नेचुरल एल्कोलाइड होता है ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कोका ट्री, जिसका नाम क्या है, एरिथ्रोक्सोलाइन कोका। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, फार्माकोग्नोसी में भी ये आपसे पूछा जा सकता है कि कोकेन आपको कहाँ से मिलता है। और ये क्या है, फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक एजेंट डिस्कवर, ये पहला ऐसा एजेंट है जिसको डिस्कवर किया गया था। और वहीं जो प्रोकेन है वो हमारा सिंथेटिक एजेंट था, ये हमारा क्या है, नेचुरल एजेंट है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट देखते हुए चलना है। उसके बाद इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में बात करें तो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका जो कॉजिंग होता है ये हाइपरटेंशन कॉज कर जाता है एंड टेकिकार्डिया, तो दोनों हमारी सिमिलर चीज़ें हैं। एंड सीएनएस पे क्या कहता है, ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ द डोपामिन, सेरोटोनिन एंड ट्रिप्टोफैन कॉज कर जाएगा, यूफोरिया कॉज कर जाएगा। उसके बाद इसका थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो कोकेन इज नो लॉन्गर यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग एनेस्थेटिक थ्रू द पेरेंट्रल, मतलब पेरेंट्रल रूट से जब इसको ले तो ज़्यादा समय के लिए इसका जो एक्शन होता है वो नहीं होता है। इट यूज्ड ओनली एज अ टॉपिकल एजेंट, इसको हम टॉपिकल एजेंट की तरह ही यूज करते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, सीरियस मैनिफेस्टेशन, माइड्राइसिस, माइड्राइसिस का मतलब क्या होता है, आपको आंखों जो होती है वहाँ पे आपकी डायलेशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया ईटीसी। उसके बाद आता है लोकल एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक, जिसमें हमारा ड्रग एग्जाम्पल क्या टेट्राकेन आता है। ठीक है, टेट्राकेन में आपका जैसे क्या होता है, ये नाइट्रोजनस डेरिवेटिव होता है गाबा का, व्हिच इज फ्रीली सोल्यूबल इन द वाटर, जो कि वाटर में आपका बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है या फ्रीली सोल्यूबल होता है। इट इज 10 टाइम, ये जो होता है 10 गुना ज़्यादा टॉक्सिक होता है एंड एक्टिव भी होता है देन प्रोकेन, मतलब प्रोकेन के अकॉर्डिंग अगर इसको देखें तो ये 10 गुना ज़्यादा टॉक्सिक भी होता है और उससे 10 गुना ज़्यादा इसका इफेक्ट भी आपकी बॉडी के ऊपर ही होता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो जितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जो जितना ज़्यादा वर्क करता है वो उतने जल्दी घिस जाता है या उसका उतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर आता है। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो हाइड्रोलाइज बाय द प्लाज्मा एंड द लीवर, ये लीवर एंड प्लाज्मा के द्वारा हाइड्रोलाइज कर लिए जाते हैं एंड हाईली एलर्जिक भी होते हैं, ये आपको एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी थेराप्यूटिक यूज की बात करें तो लोकल एनेस्थीसिया के यूज पे भी एंड स्पाइनल एनेस्थीसिया की तरह इसको यूज किया जा सकता है। टॉपिकली सप्लाइड ऑन द नोज, आई, थ्रोट,
मतलब जो इसका टॉपिकली आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, नोज में, आई में, थ्रोट में इसका यूज कर सकते हैं। इससे सिमिलर ड्रग जैसे बेंजोक्विन आ गया, क्लोरोप्रोकेन आ गया। तो अगर आपसे ये ड्रग भी पूछता है बेंजोक्विन, क्लोरोप्रोकेजिन, तो आपको यही टेट्राकेन की मैकेनिज्म, उसका जो फार्माकोकाइनेटिक है, ये आपको वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिसलिनियस एनेस्थीसिया। जो मिसलिनियस एनेस्थीसिया होते हैं ना तो ये एमाइड टाइप के होते हैं, ना ही ईस्टर टाइप के होते हैं, और ये सरफेस एनेस्थीसिया होते हैं। ये अवेलेबल होते हैं क्रीम में, लोशन में, सपोजिटरी टाइप में अवेलेबल होते हैं। और जिसका थेरापोटिक यूज क्या होता है, पेन को रिलीव करना, ईचिंग को रिलीव करना, कॉज ड्यू टू हेमोराइटिस। ठीक है, हेमोराइटिस के कारण आपको होने वाले पेन या ईचिंग को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। एंड यूज्ड इन इंडोथीकल इंजेक्टेबल, मतलब इंट्रोथीकल इंजेक्टेबल एंड इंट्रागेस्ट्रिक एंड इंट्राप्रोड्यूसर, मतलब क्या है, इसको डायरेक्टली आप पेनिट्रेट करके आपके स्मूथ मसल्स में इसको पेनिट्रेट कर दिया जाता है। और इससे जो रिलेटेड ड्रग होते हैं आपकी क्या कहते हैं, डाइक्लोनिन होती है एंड ऑक्सीथायाजीन होती है। तो यहाँ पर आपका लोकल एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म, उसका क्लासिफिकेशन, उसका एवरीथिंग हमने फार्माकोकाइनेटिक्स लेकर फार्माकोडायनेमिक्स तक सब कुछ देख लिया है। तो अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है, चाहे एमसीक्यू बेस्ड हो, चाहे थ्योरी बेस्ड हो, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो एक बार आप फिर से वीडियो देख लीजिए। अगर वीडियो देखना नहीं अच्छा लगता है तो आप फिर से एक बार नोट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।